हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह पर आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र क्लासेस में। जैसा कि मैं आपको पहले क्लास दे चुका हूं, 1919 का एक्ट हो गया, 1935 के अधिनियम के बारे में बता चुका हूं वीडियोस के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। 1942 क्रिप्स मिशन के बारे में, कैबिनेट मिशन अभी चल रहा है, एक और वीडियो आएगी कैबिनेट मिशन, तो समाप्त हो जाएगा पूरा। 2 वीडियोज़ में कैबिनेट मिशन को कवर किया गया मेरे द्वारा। और बात करता हूँ मैं आगे संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा की बैठकों के बारे में, उसके गठन के बारे में, उसकी समितियों के बारे में। तो आज चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, आज का टॉपिक संविधान सभा के गठन से संबंधित रहेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए चलते हैं संविधान सभा के टॉपिक पर प्यारे बच्चों। तो देखिए, कैबिनेट मिशन लिखा हुआ है, लेकिन आप हेडिंग डाल सकते हो संविधान सभा। हेडिंग है संविधान सभा के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे एक नोट करने योग्य बात है, बहुत सारी बातें आएंगी संविधान सभा के गठन के बारे में, जो कि एग्जाम्स में आपके लिए काम आएंगी। तो सबसे पहले एक पॉइंट लिख लेना, एक पीछे का पॉइंट था जो मैं नहीं लिखा पाया था, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ। 1934 में स्वराज्य पार्टी ने 1934 में स्वराज्य पार्टी ने वयस्क मताधिकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी। तो प्यारे बच्चों, ये भी पॉइंट था एक, जो कि पहले के टॉपिक में मेरे से छूट गया, तो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो आप बस आप पॉइंट को समझ लेना। स्वराज्य पार्टी ने भी संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी, लेकिन कौन सी वर्ष में रखी थी? 1934 में रखी थी। स्वराज पार्टी के जो भी नेता रहे थे, मोतीलाल नेहरू ले लीजिए, आप चित्तरंजन दास ले लीजिए, और भी बड़े बड़े नेता स्वराज पार्टी से जुड़े रहे, तो उन्होंने भी वयस्क मताधिकार। यहाँ नोट करने योग्य बात कौन सी है? आप इस पॉइंट को अंडरलाइन करोगे। वयस्क मताधिकार के आधार पर कौन सी पार्टी ने? स्वराज पार्टी ने भी कौन सी वर्ष में? 1934 में। किसकी बात करी? संविधान सभा के गठन की बात ये लोग 1934 में ही कर चुके थे। ठीक है, तो ये पॉइंट प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे। चलिए, तो आगे अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला मुद्दा देखिए, तो जब संविधान सभा के चुनाव हुए थे, जैसा कि मैं आपको बता चुका था, एक बार रिपीट कर देते हैं। 389 सीटें थी, तो 389 सीटों में से जो सीटें बाकी थी वो इस तरीके से थी। 296 थी, और 93 सीटें थी, और 4 सीटें थी, है ना। एक बार इन्हें भी नोट कर लेना आप। संविधान सभा के लिए जो सीटें बनी थी, या संविधान सभा के लिए जो निर्धारित किए गए थे, वो 389 सीटों को निर्धारित किया गया था। उनमें से ये थी, एक बार नोट कर लेना, ब्रिटिश भारत के प्रांत थे। ये सीटें जो थी वो ब्रिटिश प्रांतों के लिए दी गई थी। ये तो आपको पता ही होगा, देशी रियासतों के लिए थी प्यारे बच्चों, देशी रियासतों के लिए इनको दिया गया था। और ये कमिश्नरी प्रांतों के लिए थी। कौन से प्रांतों के लिए? कमिश्नरी प्रांतों के लिए इन सीटों को दिया गया था, जो 4 थी। अलग अलग शहर, बड़े बड़े प्रेसिडेंसी शहर कमिश्नरी प्रांतों के अंतर्गत प्यारे बच्चों आते थे उस समय भारत में। तो इन सीटों को डिवाइड किया गया था। भारतीय संविधान को जो भी व्यक्ति चुन करके आने थे, उन लोगों के लिए इन सीटों को दिया गया था। जैसे कि मैंने इससे पूर्व की वीडियो में आपको बता चुका था, मैंने एक बार रिपीट करने के लिए लिख दिया, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं कि ब्रिटिश प्रांतों के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई, देशी रियासतों को कितनी दी गई, कमिश्नरी प्रांतों के लिए कितनी थी, और टोटल कुल कितने सदस्य थे जो निर्धारित किए गए थे। कब निर्धारित किए गए थे ये सदस्य? ये निर्धारित किए गए थे कौन से मिशन में? कैबिनेट मिशन में इन सदस्यों को निर्धारित प्यारे बच्चों किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। इससे पूर्व की वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ से आगे चलते हैं संविधान सभा के गठन से संबंधित, प्रोसेस से संबंधित जो भी चीजें रही। उम्मीद करता हूँ आप इसे रिपीट करके देखेंगे और नोट कर लेंगे। यदि नहीं समझ में आता है, किसी के भी नए बच्चे को जुड़ता है हमारी क्लास से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका मुझे इंतजार रहेगा। तो देखिए, होता क्या है संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का जो चुनाव होता है, उससे कई बार क्वेश्चन आता है ना। चुनाव जो होता है वो कौन से बेस पे होता है? चुनाव जो संविधान सभा का होता है पूरे भारत में अलग अलग प्रांतों में, वो कौन से बेस पर होता है? तो उसमें 1-2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें नोट कर लीजिए। तो देखिए, पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, जो एग्जाम्स में कई बार पूछा है। तो आप लिखेंगे, लोगों द्वारा सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार के आधार पर
वयस्क मताधिकार के आधार पर विधानसभा को चुना गया, विधानसभा के सदस्यों को चुना गया, कहने का मतलब सदस्यों को चुना गया था। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट यहाँ पर पढ़ेंगे, कई बार आता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। पहले पॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि लोगों द्वारा जो भारत के नागरिक थे जिन्होंने डायरेक्ट किसे वोट दिया, विधानसभा के लिए वोट दिया, जो आज की डेट में आप विधायक कह सकते हो, आज की डेट में एमएलए कह सकते हो, उन्हें हम डायरेक्ट देश का आम नागरिक, राज्य का रहने वाला आम नागरिक उनके लिए वोट करता है, अपने मत का इस्तेमाल करता है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है। तो इसी प्रकार से सबसे पहले लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार आप जानते हैं, ये तो भारत का जो संविधान लागू हो गया उसके बाद बहुत सारी कंडीशंस आई हैं 1988-89 के बाद। उससे पहले 21 वर्ष का व्यक्ति वोट देता था, उसके बाद 18 वर्ष का व्यक्ति वोट देता है। 1988 और 89 से ये व्यवस्था लागू हुई 61वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन उससे पहले एक लाइन थी, वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों को ये इस्तेमाल, मत का इस्तेमाल दिया जाता था। उन्होंने किन्हें चुना, विधानसभा के सदस्यों को चुना। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब आगे कौन सा रहता है इसमें वो भी देखिए, वो भी कई एग्जाम्स में पूछा है। सेकेंड पॉइंट रहता है संविधान सभा, संविधान सभा के सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा कैसे अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। प्यारे बच्चों, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो जैसा कि ये दोनों पॉइंटों को आपको विशेष याद रखना है कि जो सदस्य थे विधानसभा के, उनको कैसे चुना गया, लोगों के द्वारा चुना गया, लेकिन संविधान सभा के लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। ये आपको पॉइंट याद रख लेना है। देखिए ये वाला पॉइंट, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया, ये मुद्दा यहाँ पे है ना। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला मुद्दा इसमें नोट करना है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तीसरा मुद्दा नोट करना है आपको, कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन के चुनावों में, या कैबिनेट मिशन का चुनाव कह सकते हैं, चुनावों में 208 सीटें जीती थी। कितनी सीटें जीती थी? 208। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला मुद्दा रहता है, यहाँ चौथा पॉइंट नोट करेंगे आप, 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और मुस्लिम लीग का प्रमुख मुद्दा रहता है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के चुनावों में, संविधान सभा के चुनावों में कितनी सीटें जीती? 73 सीटें प्यारे बच्चों जीती थी। कितनी सीटें जीती थी? 73 सीटों को संविधान सभा के चुनावों के द्वारा जीती थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगले मुद्दे पर चलते हैं। अगला मुद्दा मैं इस तरफ बताता हूँ। तो अगला मुद्दा देखिए, ये 73 सीटें थी, यहाँ 208 सीटें कांग्रेस के द्वारा जीती गई थी। और उसके बाद अगला मुद्दा रहा है संविधान सभा में। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखेंगे, संविधान सभा के लिए, संविधान सभा की पहली बैठक, कौन सी बैठक? पहली बैठक। मैं इस तरफ से हटा देता हूँ, तो अच्छे से चर्चा करते हैं बैठकों के बारे में प्यारे बच्चों। इन्हें आप नोट कर लेना, उम्मीद करता हूँ नोट कर लेंगे आप, और रिपीट करके देख लीजिएगा एक दो बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, रिपीट करके आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो संविधान सभा के लिए जो पहली बैठक हुई, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिख लेना, पहली बैठक श्री गणेश, एक तरीके से किसकी? संविधान सभा की, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? सभी को पता है, 9 दिसंबर 1946। ये पहली बैठक थी संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 को। सेकेंड, संविधान सभा की दूसरी बैठक, कौन सी बैठक? दूसरी बैठक कब हुई थी? 2 दिन बाद, 11 दिसंबर
1946 को हुई थी। ठीक है, तीसरी बैठक संविधान सभा की, संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो प्यारे बच्चों ये तीसरी बैठक थी। तो संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी वो ये तीन सबसे पहली बैठकें थी। यहाँ श्री गणेश हुआ था, दूसरी बैठक हुई थी 2 दिन बाद, और फिर 2 दिन बाद दूसरी बैठक। तीनों बैठकों में 2-2 दिन का यहाँ अंतराल लिया गया था चुनावों के संपन्न होने के बाद। जितने भी लोग अलग अलग प्रांतों से जीत करके आए थे उनके विषय में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जो लोग महत्वपूर्ण लोग जो अलग अलग प्रांतों से जीत करके आए थे। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो मैं इसे हटाता हूँ, फिर इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। आप हाँ चलिए हटा देता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर। प्रश्न आ जाता है कई बार, आप इस तरीके से पढ़ लेंगे, इस पॉइंट को आराम से पढ़ेंगे। बैठक किसकी बैठक है? दीजिए, बैठकें थी संविधान सभा की। ये पहली थी, दूसरी थी और तीसरी बैठक। पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक। ये बैठकें कब हो रही थी? 1946 में हो रही थी। तो ये 9 दिसंबर को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने करी जब प्रश्न पूछा जाता है? जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर वाली, 9 दिसंबर 1946 को, इसकी बैठक अध्यक्षता किसने करी? तो मैं आपको बता दूं, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने बैठक की अध्यक्षता किसने करी प्यारे बच्चों? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने बैठक की अध्यक्षता करी थी। ये ऐसा माना जाता है संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो इनके मान सम्मान के लिए सबसे पहली बैठक का, जिस बैठक का श्री गणेश हुआ संविधान को बनाने के लिए 9 दिसंबर 1946 को, तो इन्हीं को अध्यक्षता सौंपी गई थी। सच्चिदानंद सिन्हा जो कि कहाँ से चुन करके आए थे, आप इसे भी नोट कर सकते हो, बिहार से चुनकर आए थे संविधान सभा में, चुनकर आए थे। कहाँ से चुन करके आए थे? बिहार से चुन करके आए थे प्यारे बच्चों। देखिए, दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने करी? दूसरी बैठक की अध्यक्षता करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने करी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, डॉक्टर लगा लीजिए। तीसरी बैठक की अध्यक्षता किसने करी संविधान सभा में? तीसरी बैठक की अध्यक्षता करी JL नेहरू जी ने। ये तीसरी बैठक के अध्यक्ष रहे थे। तो प्यारे बच्चों, तीनों बैठकों के जो क्रमवार अध्यक्ष रहे वो मैंने आपको बता दिए हैं। पहली बैठक की अध्यक्षता 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। दूसरी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। और तीसरी बैठक की अध्यक्षता किसने करी? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई थी। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 को ये तीनों बैठकें हुई थी। तो प्यारे बच्चों, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट मैं बता देता हूँ। एक पॉइंट पर जहाँ नोट करने योग्य, नोट कर लेना। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में, कौन सी बैठक में? पहली बैठक में संसद के सेंट्रल हॉल में, कौन से हॉल में? सेंट्रल हॉल में 9 महिलाओं समेत, कितनी महिलाओं समेत? 9 महिलाओं समेत 207 सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने? 207 सदस्यों ने भाग लिया। 207 सदस्यों ने भाग लिया था। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। नोट करने योग्य बात थी तो इसे आप नोट कर सकते हैं। महिलाओं के विषय में भी बताया गया है कि कितनी महिलाएं थी, तो आप समझ सकते हैं इतनी महिला या इससे ज़्यादा भी महिला चुन करके उस समय आई होंगी। तो ये पहली बैठक की बात है, 9 महिलाएं थी पहली बैठक में शामिल। और कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया पहली बैठक में? 207 सदस्यों ने पहली बैठक में भाग लिया था प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं, एक एक करके समझते हैं। आसानी से, आराम से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आप चिंता ना करें, घबराएं ना, और नोट करते चलें, नोट सुनाते चलें। अगला मुद्दा है यहाँ पर, संविधान बनाने में 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। अगला मुद्दा इसी के बाद आता है,
संविधान सभा के द्वारा कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, दोनों पॉइंट एज वेल एज सेम से लग रहे होंगे आपको, लेकिन आपको बस अंतर समझना है। संविधान बनाने में कितने अधिवेशन हुए? कुल 11 अधिवेशन, 11 बैठकों का आयोजन हुआ था, है ना। एक बैठक लंबी लंबी चलती थी, कोई 20 दिन चल रही, कोई 25 दिन चल रही, कोई 1 महीना चल रही, कोई 10 दिन चल रही, इस तरीके से बैठकें होती थी, उन्हीं को अधिवेशन बोला गया है ना। चर्चा होती थी, प्रारूप पे चर्चा होती थी, उद्देशिका पे चर्चा होती थी, बहुत सारी चीजों पे चर्चा होती थी। लेकिन आपसे पूछा जाए कुल कितने अधिवेशन हुए, कुल शब्द आ गया, यहाँ कुल नहीं है लेकिन यहाँ पे कुल आ गया, तो आप बताएंगे 12 अधिवेशन हुए थे। वो कैसे हुए थे 12 अधिवेशन? देखिए अगले पॉइंट में, अगला मुद्दा बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे बता देता हूँ। संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 की हुई थी। तो यह 12वां अधिवेशन माना गया। कौन सा अधिवेशन माना गया? ये बैठक वाला 12वां अधिवेशन माना गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसी को 12वां अधिवेशन पढ़ा जाता है। वैसे ऐसे अंतिम बैठक को छोड़ करके कितने अधिवेशन हुए संविधान बनाने में? 11 अधिवेशन हुए थे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो देखिए अगला मुद्दा क्या है यहाँ पे, अगला मुद्दा यह है 13 दिसंबर 1946, ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव प्यारे बच्चों? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्यारे बच्चों पेश किया गया था। इसे मैं हटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप नोट कर पाए होंगे। इस साइड में यहाँ से मैं आगे जारी रखता हूँ इस बात को अपनी को। तो देखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित कर दिया? जवाहरलाल नेहरू जी ने पारित कर दिया। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, आप ऐसे समझेंगे सरल शब्दों में, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया लोगों के बीच में, संविधान सभा के बीच में रखा। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे पेश किया था, पेश किया गया था। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब संविधान बनाने चली है एक संविधान सभा, तो उस संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका आदर्श क्या होना चाहिए, उसके गोल क्या होने चाहिए, उसका दिशा निर्देश क्या होना चाहिए देश के लोगों के बीच में, जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में, आम नागरिकों के बीच में, तो उसी को उद्देश्य प्रस्ताव बोला गया था। उद्देश्य एक तरीके से है ना, हम किसी चीज़ को करते हैं, हम कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम SSC-GD की कर रहे हैं या हम पुलिस की कर रहे हैं, SI की कर रहे हैं, तो उद्देश्य उससे पहले हमारे दिमाग में सबसे पहली विचारधारा क्या आती है कि उद्देश्य बनाना पड़ता है, एक गोल बनाना पड़ता है। आप कितने घंटे स्टडी करोगे, कितने घंटे सारी चीज़ें करोगे, कौन कौन सी चीज़ आपको फॉलो करनी है, तो उसी चीज़ को संविधान को बनाने से पहले एक उद्देश्य बनाया गया कि किस तरीके का संविधान होगा आने वाले समय में। तो देखिए ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अगला मुद्दा आता है यहाँ, इसमें वही सारी चीज़ें थी उद्देश्य प्रस्ताव में, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आपके दिमाग में चल रहा हो तो क्या था, देखिए इसमें यही पॉइंटें थी, सामाजिक, आर्थिक, वो राजनीतिक अधिकार लोगों को दिए जाने चाहिए, है ना, लोगों के पास होने चाहिए, भारत के हम लोगों को ये अधिकार दिए जाने चाहिए। मूल अधिकारों की बात इसमें कही गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व शासन की बात की गई थी, संपूर्ण प्रभुत्व शासन, कहने का मतलब भारत एक स्वतंत्र नागरिक होकर के संपूर्ण प्रभुत्व शासन के हिसाब से चलना चाहिए, आम जनता के हिसाब से चलना चाहिए। पूरी शक्ति किसमें होनी चाहिए? आम जनता के हाथों में होनी चाहिए। इसमें ऐसी बात रखी गई थी, जैसे कि एक और बता दूं, संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों के माध्यम से या जनता के हाथों में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कुछ बेसिक चीज़ें थी
जो उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी आगे आने वाले आगामी संविधान को बनाने की दिशा में। मूल अधिकार लोगों को दिए जाने चाहिए, सामाजिक अधिकार होने चाहिए, आर्थिक अधिकार होने चाहिए, है ना, राजनीतिक अधिकार उनको दिए जाने चाहिए। राजनीतिक कहने का मतलब उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार हो, भारत में कहीं भी किसी भी मंच में किसी भी तरीके से स्वतंत्रता हो। आर्थिक मतलब व्यक्ति को अपने आजीविका चलाने का संसाधन कैसे प्राप्त होना चाहिए, इसमें भी संविधान में ये सारी चीजें शामिल करनी चाहिए। सामाजिक तरीके से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना, सामाजिक माध्यम से किसी व्यक्ति के साथ जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल के आधार पर और बहुत सारी चीजों के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मूल अधिकार होने चाहिए व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के पास संपूर्ण प्रभुत्व शासन होना चाहिए, और संपूर्ण प्रभुत्व जो शासन होना चाहिए उसकी समस्त शक्ति किसके हाथों में होनी चाहिए, जनता के हाथों में होनी चाहिए। तो ये प्रमुख चीजें उद्देश्य प्रस्ताव में उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। कब रखी थी? 13 दिसंबर 1946 को। तो समझ पाए होंगे प्यारे बच्चों। आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ, आप नोट कर लेना वीडियो को रिपीट करके। अगला पॉइंट है, अगली डेट आती है इसी से जुड़ा हुआ 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया? प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था। संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था। किसे अपना लिया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा प्यारे बच्चों अपना लिया गया था, है ना। तो प्यारे बच्चों आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ। मैं इस साइड से पॉइंट को हटाता हूँ, फिर आगे आपके लिए लेकर के चलता हूँ कुछ पॉइंटों को, क्योंकि इस पर चर्चा हुई। 13 दिसंबर को पेश किया गया, उसके बाद अगली वर्ष 47 और अगला महीना जनवरी 22 जनवरी को इसे अपना लिया गया था। चर्चाओं के बाद, बहस होने के बाद, क्योंकि किसी भी चीज़ों पर बहस होती थी, बहस में वो समय जाता था, वही समय कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। तो कितना हुआ था, क्या हुआ था। तो देखिए अगला मुद्दा पढ़ते हैं, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति को गठन हो गया था या हुआ था, है ना। तो ये प्रारूप समिति जो बनी थी वो किसकी अध्यक्षता में बनी थी? प्रारूप समिति में आपको बता देता